हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूलिया स्विरिडेको को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड या फिर हंगरी। तो इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है आपका यूक्रेन का। अब बात करें हम बेलारूस, ये देश है आपका यूरोप के अंदर। कहाँ है ये कंट्री? ये है आपकी यूरोप के अंदर। उसके बाद बात करें हम यूक्रेन की, तो ये भी आपकी यूरोप के अंदर है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में है। ये है आपकी ईस्टर्न यूरोप में, यानी कि यूरोप के ईस्ट में स्थित एक देश है यूक्रेन। और यूक्रेन ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। और फर्स्ट पर है आपका रशिया। फर्स्ट रशिया है और सेकंड है आपका यूक्रेन। उसके बाद बात करें हम पोलैंड की, तो ये है आपका सेंट्रल यूरोप में, सेंट्रल यूरोप का एक देश, यानी कि यूरोप के मध्य में स्थित है। उसके बाद बात करें हम हंगरी की, तो ये भी आपका सेंट्रल यूरोप में स्थित है, सेंट्रल यूरोप। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसी है ये? लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है कि जिसके चारों तरफ स्थल हो, पानी ना हो, उसे कहेंगे हम लैंड लॉक्ड कंट्री। और आपका जो पोलैंड है, ये आपका नौवां सबसे बड़ा देश है यूरोप का। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की राजनीति में यह पहला बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है। यूलिया स्विरिडेको को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे पहले उप प्रधानमंत्री और आर्थिक मंत्री के पद पर कार्य कर चुकी हैं। उनके पूर्ववर्ती डेनिस शमाईहाल को अब देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का ऊंचाई पर सफल परीक्षण भारतीय सेना के द्वारा किया गया है? ब्रह्मोस सेकंड, आकाश प्राइम, नाग या फिर त्रिशूल। तो ये है आपका आकाश प्राइम, जिसका परीक्षण यहाँ पर किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी रूप से विकसित, यानी कि इसका जो विकास क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है, वो पूरा स्वदेशी है, इंडिया के अंदर हुआ है। आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और ये परीक्षण देश की रक्षा आत्मनिर्भरता और उच्च ऊंचाई पर सैन्य परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आकाश प्राइम मूल आकाश मिसाइल प्रणाली का ही एक उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया है? मतलब ये है कि जो शहर, जिन शहरों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, उन शहरों में से कौन सा ऐसा शहर है इंडिया का जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? वो है आपका अहमदाबाद। अब जो 10 लाख श्रेणी जनसंख्या वाली श्रेणी में शहर आए हैं जो स्वच्छता में है, उसमें अहमदाबाद आया है आपका प्रथम नंबर पर, यानी कि फर्स्ट पर है अहमदाबाद, सेकंड है भोपाल, सेकंड पर है, सेकंड नंबर पर आया है आपका भोपाल, और थर्ड नंबर पर आया है आपका लखनऊ। लखनऊ ये वो शहर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में है। अब हम बात करें
3 से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी वाले शहर, जिनकी जो जनसंख्या है वो 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, उस श्रेणी में कौन कौन से शहर शामिल है? तो उसमें है आपका सबसे पहला जो शहर है वो है, जो फर्स्ट नंबर पर है, वो है आपका नोएडा। सबसे फर्स्ट नंबर पर यहां आपका नोएडा है। उसके बाद बात करें सेकंड पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और उसके बाद थर्ड पर है आपका मैसूर। ये तीनों वो शहर हैं जो 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में है स्वच्छता में। उसके बाद बात करें हम इंदौर की, तो इंदौर आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, यानी कि सबसे प्रथम स्थान है भारत के स्वच्छ शहर में। ये कैसा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है आपका इंदौर। ये है आपका इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और ये लगातार 7वीं बार अपने स्थान पर कायम रहा है। इंदौर के बाद है आपका नोएडा, और नोएडा के बाद है नवी मुंबई, जो भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस सर्वेक्षण में इस बार 4,589 शहरों ने भाग लिया है, और इसे अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चलाया गया है। अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था और मार्च 2025 तक ये चला है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 217 या फिर अनुच्छेद 233? तो ये आता है आपके अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। अब हम यहाँ बात करें अनुच्छेद 124 की, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित। आर्टिकल 124 ये संबंधित है आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 217 की, तो ये आपका संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति से। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और पद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ये है आपका आर्टिकल 217। उसके बाद बात करें हम आर्टिकल 233 या अनुच्छेद 233 की, तो ये आपका संबंधित है आपके जिला जज से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति से। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति से संबंधित है। ये हुए आपके अनुच्छेद। अब आगे देखते हैं 14 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और परिवर्तन की अधिसूचना जारी की है। इस निर्णय का क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा किया गया है? तो न्यायिक निष्पक्षता, क्षेत्रीय संतुलन, न्यायिक दक्षता और कार्यभार का संतुलन सुनिश्चित करना। इसलिए इन लोग, ये जो 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनका स्थानांतरण या इनका परिवर्तन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसे आप सीजेआई कहते हैं या मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, की सलाह पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 की थीम क्या है? शिक्षा के माध्यम से शांति और समानता, क्षमा और सुलह के लिए एक साथ, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है, या फिर मानव अधिकारों की रक्षा में एक वैश्विक पहल। तो ये है आपका ऑप्शन सी, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को समर्पित है। ये दिन दुनिया भर में मानवता, शांति, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस दिन को जो मान्यता मिली थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी। उसके बाद से ये दिन मनाने लगा था और तब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रॉलीहलाला मंडेला पुरस्कार कितनी आवृत्ति पर प्रदान किया जाता है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार? तो ये आपका किया जाता है हर 5 सालों में। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रॉलीहलाला मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की गई और ये प्रतिष्ठित सम्मान कनाडा के साल्ट ऑफ फर्स्ट नेशन की श्रीमती ब्रेडा रोनाल्ड्स को और केन्या के श्री कैनेडी ओडेडे को प्रदान किया गया है या इन्हें दिया जाएगा। ये पुरस्कार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी जो संविधि होती है वो 2 अप्रैल 2015 को अपनाई गई थी। तब से ये प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका कैफे थर्ड और कैफे फोर्थ मानदंड किस समय अवधि के लिए लागू करने की योजना है? 2020 से 25, 2022 से 27, 2027 से 37 या फिर 2030 से 2040? तो ये है आपका ऑप्शन सी, 2027 से 2037। भारत सरकार ईंधन दक्षता और CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए कैफे के चरण 3 और 4 मानदंडों को 2027-37 को अंतिम रूप दे रही है। कैफे मानदंड जिन्हें 2017 में भारत में प्रस्तुत किया गया था, इसका पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है कैफे का वो है कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता, या इंग्लिश में आप इसे कहोगे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ये कब आया था? 2017 में इसे भारत में प्रस्तुत किया गया था। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या जिसे आप बी कहते हैं, इन मानदंडों को लागू करने और विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी है क्या ये बी? इसका पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नेम है
इसे आप हिंदी में कहोगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हिंदी में कहोगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, और इंग्लिश में कहोगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ये क्या है? एजेंसी है गवर्नमेंट इंडिया की, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जिसका क्या काम है? जिसका काम है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इन मानदंडों को लागू करने का, यानी कि जो भी मानदंड है, जो भी नियम है, उन्हें लागू करना और उन्हें नियमित रूप से चलाना, ये इसका काम है। अब इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई वो 2002 में की गई थी। किसके तहत? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसकी जो स्थापना की गई वो 2002 में की गई। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए विमानो लिमिटेड ने किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की है? लॉकहीड मार्टिन, CYGR, बोइंग या फिर एयर बेस। तो ये है आपकी, ये यहाँ B होगा और ये होगा आपका यहाँ C। तो ये है आपकी CYGR जिसके साथ साझेदारी की है। भारत ने अपने ड्रोन निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है जिसमें विमानो लिमिटेड RRP डिफेंस की एक शाखा है और पेको अमेरिकी कंपनी CYGR के बीच एक नई साझेदारी हुई है। इस सहयोग से नवी मुंबई में एक अत्याधुनिक ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी जो रक्षा और औद्योगिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अब ये है क्या? RRP डिफेंस। ये क्या है? तो ये जो आपका RRP डिफेंस है, RRP डिफेंस, ये क्या है? ये आपका पार्ट है RRP डिफेंस लिमिटेड का। किसका भाग है ये? RRP डिफेंस लिमिटेड का ये पार्ट है, पार्ट ऑफ RRP डिफेंस लिमिटेड। अब इसका काम क्या है? इसका जो वर्क है वो क्या है? क्या काम ये करती है? तो इसका काम ये है कि जो भी भारत में ड्रोन, भारत के अंदर, भारत में ड्रोन और UAS सिस्टम, UAS सिस्टम का निर्माण भारत में जो ड्रोन और यूएस सिस्टम बनते हैं उनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो इसी कंपनी के द्वारा किए जाता है। अब ये यूएस सिस्टम है क्या? ये है आपका अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यूएस सिस्टम का मतलब है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी मानव की जरूरत नहीं होती उसमें बैठने की या उसे चलाने की। ठीक है, ऐसा एक ये ड्रोन है जिसमें किसी भी मानव की जरूरत नहीं है, एक ड्रोन का ही ये प्रकार है।
तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी आपको लगी है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।